हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं यहां लेके आ गया हूं लाइट का लेक्चर नंबर 3। टुडे आई विल डिस्कस द प्रूफ ऑफ r इक्वल्स टू 2f। हम लोग आज r इक्वल्स टू 2f की प्रूफ के बारे में जानेंगे। मैं कुछ आज ट्रिक बतलाऊंगा इस पूरे रूल का, इस पूरे प्रूफ का। आप लोग एकदम समझ जाओगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे नए वीडियो की। तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ ऑफ r इक्वल्स टू 2f। तो भैया पहले प्रूफ जानने से पहले एक पहले चीज कि आपको r इक्वल्स टू 2f का बेसिक नॉलेज ले लेना है कि भैया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। यहाँ पे r है रेडियस, f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने बताया था pc का डिस्टेंस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। इस प्रूफ को जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज ले लो कि भैया r इक्वल टू 2f होता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग प्रूफ करके दिखलाएंगे एकदम मैथमेटिकली कि मतलब ये प्रूफ किया गया है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम लोग बाद में चलते हैं, पहले मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दिखलाता हूँ कि यह बेसिक नॉलेज कैसा होगा इसका। तो चलो मान लो कि मैंने यहाँ कन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, कन्वेक्स मिरर बनाया, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो जाके उससे देखना। बहुत चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बात की है, जैसे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, शॉर्ट डिटेल्स में। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ इसका सेंटर, इस शाइनिंग पोर्शन का सेंटर जो होता है वो होता है पोल। जैसे मान लो हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिया, दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो इसका पॉइंट कुछ यहाँ है, यहाँ तक टच करता है। और जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस लिया टोटल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे 4, तो उसका हाफ में मैंने फोकल लेंथ बताया था रखने के लिए, ताकि जो PF का डिस्टेंस है वो CF के बराबर हो। जो PF का डिस्टेंस है वो CF के बराबर हो। यही मैंने बोला था ना। हम लोग ने जब इमेज डायग्राम भी बनाया था, इमेज डायग्राम जब हम लोग किए थे, तब उसमें भी मैंने बताया था कि दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भैया इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अच्छा, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है P से लेके F का डिस्टेंस। फोकल लेंथ होता है पोल से फोकस का डिस्टेंस, फोकस से जो लेंथ गया है, जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड फोकस इज द फोकल लेंथ। इसे कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, सेफ नाम ले लेते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस है, मतलब C से P या फिर PC बोल लो, वो हो जाता है रेडियस, वो हो जाता है रेडियस। तो हम लोग को बोल रहा है प्रूफ करने r इक्वल्स टू 2f, r इक्वल्स टू 2f प्रूफ करने बोल रहा है। या प्रूफ कर दिखाओ कि जो PC का डिस्टेंस है, PC इक्वल्स टू 2pf होना चाहिए, 2pf होना चाहिए। यही डिस्टेंस बोल रहा है, यही निकालने बोल रहा है। और मैंने इसका बेसिक सा नॉलेज दे दिया कि हमें क्या निकालना है, कैसे कैसे चलेंगे अपन। तो चलो अब प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ पे आएगा मजा। चलो प्रूफ पे आते हैं और बनाते हैं। एक चीज जान लो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर आप लोगों ने बुक रीड की होगी, अपना कोई सा भी बुक हो अगर आपके पास, अगर वो बुक आपने रीड किया है तो आपको ये रूल पता होगा। इसी रूल से ही निकलेगा हमारा प्रूफ r इक्वल्स टू 2f का।
तो यहाँ लिखते हैं अपन r इक्वल्स टू 2f, यहाँ बनाते हैं इमेज। ये मान लो हो गया कनकेव मिरर आ रहा है, ये हो गया कनकेव मिरर। पहले कनकेव से जाएंगे फिर कन्वेक्स से करेंगे अपन। ये है कनकेव मिरर और ये मान लो पॉइंट पोल, यहाँ से यहाँ तक ये मान लो C, ये हो गया F। तो मान लो ये एक पैरेलल रे आया और ये मैंने क्या बताया था कनकेव मिरर का कि ये कन्वर्जेंट लेंस है, तो कोई भी पैरेलल रे को ये फोकस पे आके कन्वर्ज कर देगा। और फिर यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ होता है, नॉर्मल जो सी पे आके मिलता है, जो सी पे आके मिलता है। कहीं भी जब रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लो इस सरफेस में रिफ्लेक्शन हुआ, ये मान लो सरफेस है, इस सरफेस में रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ बीच में एक नॉर्मल बनाया जाता है। जैसे मान लो ये एक सरफेस, यहाँ से मान लो ऐसे रे आया तो यहाँ से टच करने के पहले एक नॉर्मल बनाएंगे अपन और फिर दूसरा लाइन जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वही जब नॉर्मल बनाया गया, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं अपन नॉर्मल। तो जब इसका जो नॉर्मल बनाया गया तो नॉर्मल इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके लगा है, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लगा नॉर्मल। अच्छा, नाम दे देते हैं अपन A B F और कहीं चलो। अच्छा, तो शुरू करते हैं। मैं फिर से एक बार मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए बी एक रे है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आ रहा है, बढ़िया। और जब हम लोगों ने नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल दिखाया गया कि भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके मिल रहा है। तो चलो अब प्रूफ करते हैं। मैंने जो बताया अभी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ एज आई इक्वल्स टू आर। ये बगल में लिख देना, इसके बगल में। तो मैंने बोला कि एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी, ये जो एंगल है ये मान लो आई ले लो, ये मान लो आई, वो इक्वल किसका है, सी बी एफ बोल लो या फिर एफ बी सी बोल लो, इसका इक्वल है। ये पता है ना कि ये जहां पे एंगल बनता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। जैसे यहाँ बी पे एंगल बन रहा है तो वो देखो सेंटर पे है, ये बात तो पता होगा। तो इसका आर देखो यहाँ बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो ये बी देखो सेंटर पे, आई देखो सेंटर पे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि ये दोनों एंगल इक्वल है, एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये दोनों इक्वल है। अब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ABC इक्वल्स टू एंगल BCF। अच्छा, अब कैसे लिखा मैंने, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल का मैं फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन देता, डिटेल्स में बात करते हैं कि अल्टरनेट एंगल होता क्या है। जैसे ये दोनों एंगल अल्टरनेट हुए और ये दोनों एंगल इक्वल हुए, इसी को कहते हैं अल्टरनेट एंगल। वैसा ही कुछ यहाँ कंडीशन है कि ABC जो I है वो इक्वल है BCF, BC C मिडिल में है, यानी इस एंगल की बात हो रही है, ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है। तो अब थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं बढ़िया से। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CBF, यहाँ लिख देना I इक्वल्स टू R, ठीक है। फिर लिख दो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCF एज अल्टरनेट एंगल लिख दो, अल्टरनेट एंगल लिख दो, अल्टरनेट एंगल लिख दो। तो अब देखो BCF हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि BCF इक्वल्स टू एंगल BCBF। फिर यहाँ सिर्फ देके लिख दो
एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCF। तो देखो इसका इक्वल ये, इसका इक्वल ABC का इक्वल ये, और यहाँ पे भी ABC का इक्वल ये। तो मतलब ऐसे इसका वैल्यू 2 तो इसका भी वैल्यू 2, अगर मान लो इसका वैल्यू 2 तो इसका भी 2, यानी ये दोनों भी तो सेम हो गया। समझ रहे हो? जैसे इसका एग्जांपल दें, चलो एंगल ही लेते हैं। फिर से एक बार मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने इसका एंगल जो है, ये जो एंगल है इसका मान लो मेजरमेंट के द्वारा 90 डिग्री आया, नहीं 90 डिग्री तो नहीं, 9 डिग्री आया, 9 डिग्री आया, और चलो 10 डिग्री, 10 डिग्री आया, और इसका भी 10 डिग्री। और इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसका जब 10 डिग्री है उसका बराबर में इसका 10 डिग्री लिखे, दोनों के बराबर तो यही हुआ। एंगल ABC इक्वल्स टू CBF है और एंगल ABC इक्वल्स टू BCF है, ठीक है ना। मैं फिर लिख रहा हूं, B बराबर B है पहला में एंगल ऐसे लिखो एंगल, और दूसरे में B बराबर, मान लो ये B डैश ले लो, B बराबर C है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना B डैश बराबर C, तो हो ही सकता है ये दोनों भी तो इक्वल। समझ में आ गया होगा मुझे ऐसा लगता है। चलो रब करते हैं और लिखते हैं। तो भैया ये दोनों एंगल हम लोग को इक्वल मिल गया, तो ये आई हो गया, इसका मतलब ये भी आई है, ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया। अब देखो, हाँ एक रूल था, अगर आप लोग मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो, मैथमेटिक्स जानते हो, तो ये रूल है कि एक मान लो ये अगर ट्राइंगल लिया हम लोगों ने और इसका 6 सेंटीमीटर, तो इसका रूल में क्या है कि जो ये दोनों देखो AB और AC सेम एंगल, सेम साइड है, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी सेम होगा। जैसे AB का ऑपोजिट एंगल क्या है, यहां से देखो तो C आ रहा है, तो ये जो होगा इसका मान लो अगर 60 डिग्री वैल्यू है, वही AC का ऑपोजिट का भी 60 डिग्री वैल्यू होगा। समझ गए? तो अगर दो अगर साइड पता हो तो दो एंगल और दो एंगल हम लोग जान लेंगे। अगर दो साइड पता है, एक एंगल पता है, तो तीसरा एंगल अपने आप निकल जाएगा। बढ़िया, समझ गए होगे हमको लगता है। तो यहाँ पे देखो I और I इक्वल है, चलो बना ही देते हैं। जैसे मान लो इसका 60 डिग्री है और इसका 60 डिग्री है, बढ़िया, और इसका मान लो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को तो पता है कि ये दोनों का एंगल सेम है, तो इसका ऑपोजिट ये साइड, इसका ऑपोजिट ये साइड मतलब AC इक्वल्स टू इसका ऑपोजिट ये साइड AB होना चाहिए, AB होना चाहिए। समझ गए? तो हम लोगों को पता है कि सेम एंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होगा और सेम साइड का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। आप समझ में आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स की तरह, तो I और I इक्वल है, तो मतलब इसका ऑपोजिट ये साइड और इसका इस एंगल का ऑपोजिट ये साइड इक्वल होगा, यानी CF इक्वल्स टू FB हो गया, CF इक्वल्स टू FB हो गया। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद देखो, एक एजम्पशन माना जाता है, एक एजम्पशन होता है, वो ये है कि जो B है वो P का बहुत क्लोज होता है, क्योंकि मिरर मेरा छोटा है, मैंने उसमें से रे मारा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होता है वो रे। एक अजम्पशन की, एक एजम किए कि भैया जो B है वो बहुत करीब है P का, इतना करीब कि हम लोग CF इक्वल्स टू PF लिख सकते हैं, CF इक्वल्स टू FP, FP लिख सकते हैं, इतना क्लोज।
सी एफ इक्वल्स टू एफ पी लिखते हैं, इतना क्लोज। और मान लेते हैं कि जो बी है, जो इंसिडेंट रे ए बी है, इज सो क्लोज टू पी, मतलब जो पॉइंट जो हिट कर रहा है मिरर पे, जो बी है वो बहुत ही क्लोज है पी के साथ। जो बी है इज वेरी क्लोज टू पी, लिख दो यहां एज इंसिडेंट रे इज क्लोज टू पैरेक्सियल ठीक है ना। आ गया। तो ये लिख दो कि B जो है वो बहुत क्लोज है P का, इतना क्लोज कि हम लोग, पहले ये मत लिखो, इतना क्लोज कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि FB कॉन्ग्रुएंट टू PF, FB कॉन्ग्रुएंट टू PF, मतलब ये दोनों इक्वल है, इतना क्लोज है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि PF इक्वल टू CF, PF इक्वल टू CF, अच्छा, PF इक्वल टू CF। अच्छा, हम लोग ये लिख सकते हैं कि PF की जगह PC बाई 2, तो क्या लिख सकते हैं, PF की जगह, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, डायग्राम ऐसे देते हैं इतना दूर, डायग्राम ये बी हो गया, ये ए हो गया, इमेज बन गया। तो हम लोग को पता चलेगा कि भैया PF इक्वल टू FC हो गया, PF इक्वल टू FC हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि PF इक्वल्स टू PC बाई 2, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो CF है इज अ हाफ ऑफ PC, जो CF है इज द हाफ ऑफ PC, वही मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का डिस्टेंस सेम रखते थे हम लोग को ये पता चल गया। और अब तो आ ही गया कि PC इक्वल्स टू 2PF, और PC क्या है, R है, PC क्या है, R है, और PF क्या है, PF क्या है, फोकल लेंथ, और ये प्रूफ हो गया, लिख दो प्रूफ, और प्रूफ हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, एक बड़ा सा इमेज बना के। मुझे पता है कि ये वीडियो आपको फिर देखना होगा, आप नोट करने के बाद ये वीडियो पे फिर आना, इसे फिर देखना। YouTube में ऑप्शन होता है, वहां आप थोड़ा सा इसे फास्ट करके देख सकते हो जब दोबारा देखना। फर्स्ट टाइम तो आपको नॉर्मल मोड में ही देखना है, दूसरी बार आना, दूसरी बार आके फिर एक बार देखना। आज मैंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बहुत सारा फैक्ट बताया है आप लोगों को, तो उस फैक्ट पे नजर डालना, वो दूसरी बार में ही आपको समझ में आएगा ये आज का वीडियो। तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं बड़ा सा डायग्राम बना के, कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ये हो गया, ये मान लो यहाँ मैं सी ले लिया और यहाँ कहीं F है, यहाँ से कोई रे आया, यहाँ से हम लोगों ने एक नॉर्मल बनाया, जो नॉर्मल यहाँ ए बी रे ले लो, तो हम लोगों को डायग्राम पता चल गया। अच्छा, एक चीज हम लोगों को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। मैं ये ओरली बता रहा हूँ, इसका पहले वाला जो प्रूफ हम लोगों ने किया ताकि रिवीजन हो जाए। तो ये एंगल मान लो आई है, तो ये भी एंगल मान लो आई सेम हो गया, और जो एंगल ए बी सी, ये जो एंगल है वो इक्वल होगा ये एंगल का, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। कैसा है, अल्टरनेट एंगल। और एक चीज कि अगर एक ट्राइंगल का ये दोनों एंगल सेम है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट साइड भी सेम है, और अगर एक ट्राइंगल का अगर ऑपोजिट साइड सेम है इसका मतलब इसका ऑपोजिट एंगल सेम है। बढ़िया।
एक ट्राइंगल का मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर एंगल हमको पता है कि ये दोनों एंगल मान लो 45 डिग्री है और एक साइड का दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो इसका साइड होगा फिर वो इसका साइड के इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल का ऑपोजिट साइड के इक्वल, उसका जो इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। फिर एक बार दिखला रहा हूं मैं, अगर ये दोनों एंगल पता है तो इसका मतलब आपको ये दोनों अगर एंगल अगर सेम है तो इसका मतलब आपको ये दोनों साइड मिल जाएगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो बस अगर ये, तो अब ये दोनों साइड इक्वल हो गया और हम लोग को अज्यूम करना है कि B इज वेरी क्लोज टू P। इसके कारण क्या होगा, जो PF होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इससे FB से, और फिर प्रूफ कर देंगे कि जो PC है वो हाफ है किसका, PF का। तो R/2 इक्वल्स टू F, तो यहां से आ जाएगा R इक्वल्स टू 2F। समझ में आ गया होगा अब हमको लगता है। तो अब हम लोग आते हैं R इक्वल्स टू 2F वाया कन्वेक्स मिरर, वाया कन्वेक्स मिरर, वाया कन्वेक्स मिरर शुरू करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का पहले इमेज बना लेते हैं। एक मिनट, ये ऐसा नहीं था, ये मिरर है, ये ऐसा कुछ होता है। सॉरी, ये चल गया यहाँ, ये आ गया, मान लो से यहाँ तक एक्सटेंड कर दिए, हो गया C। मैं फिर एक बार बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, वही चीज दिखाना है। अगर इसका साइड हम लोग को पता है, लोग हमेशा सेम रखते हैं, तो वही चीज दिखाना है कि जो PC है वो 2F PF के इक्वल है, मतलब R इक्वल्स टू 2F है कन्वेक्स मिरर से। बस यही बदला है, यहाँ मिरर बदला है और कुछ नहीं। तो चलो अब डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। केवल डायग्राम भी अपन ध्यान से समझते हैं कि भैया डायग्राम कैसा बनेगा इसका, तो इसी को फिर से बनाना पड़ रहा है। मैं रफली थोड़ा कर रहा हूँ, टाइम ज्यादा लग रहा है डायग्राम बनाने में। आप लोग डायग्राम एकदम आराम से बनाइएगा। तो चल यहाँ देखते हैं कि कैसे आएगा। मान लो यहाँ से पैरेलल रे आया, ये रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ, और इसको अगर एक्सटेंड किया गया तो ये मिल रहा है फोकस पे, और इसका इस रे को जो एंगल ऑफ जो रे दिया है रिफ्लेक्शन का, वो उसको एक्सटेंड किए तब फोकस पे आके मिला। और फिर जो इसका नॉर्मल है वो अगर मिलाते हैं तो वो मिलेगा, सॉरी, वो मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे भी वही करना है। ये मान लो पॉइंट बी ले लिए, ये ले लो, ए ले लो, नहीं ये नहीं, ये ए ले लो, ये एफ ले लो, नहीं हो गया है, तो आर ले लो। तो हम लोगों को पता है कि ये दोनों एंगल सेम है, बढ़िया। तो हम लोगों को पता है कि ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसका ऑपोजिट एंगल ये सेम होगा क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, और इसका एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल इक्वल है मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। और फिर वही सी बी जो है वो पी के बहुत क्लोज है, तो वहां से वो रिलेशन पता चलाएगा। अपन जब प्रूफ करेंगे तो और क्लियर होगा। पता है ऐसे समझ नहीं आया तो प्रूफ करते हैं और क्लियर करते हैं। मान लो मेरा गया एक पर्टिकुलर लाइन, हो गया सी, फिर हो गया एफ। यहाँ से मान लो एक रे आया, आप लोग ये सब स्केल से बनाना क्योंकि स्केल से परफेक्ट होता है। ये रे ऐसे। अच्छा, रे देते वक्त
एरो जरूर देना है, क्योंकि एरो पे नंबर कटेगा, नहीं तो एरो पे क्या कटेगा, नंबर। चल, तो हम लोग को पता है कि एंगल ए बी, थोड़ा ऊपर से चलते हैं, एंगल ए बी, इसको एन ले लो, ए बी एन इक्वल्स टू एंगल एन बी एम, एन बी एम। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हम लोगों को ये पता है। यहाँ लिख देना I इक्वल्स टू आर, पूरा लिखना आप लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, तो चलो हम लोग को ये पता चला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम लोग को ये भी पता है कि ए बी एन जो है वो इक्वल है एंगल एफ सी बी का, एफ सी बी का। अच्छा, क्यों इक्वल है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसा एंगल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, मतलब इसके इक्वल ये है, तो इसका वैल्यू अगर आई तो इसका भी वैल्यू आई। अब एक और बात, अगर एन बी एम भी इक्वल है एफ बी सी का, एफ बी सी का, क्यों भैया, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये सब मैथ्स की भाषा है, कोरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट, वही यूज हुआ है यहाँ। तो इसका वैल्यू अगर आई है, मतलब इसका वैल्यू भी आई है, तो अब देखो एंगल एफ बी सी इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी हो गया, इक्वल्स टू एंगल एफ सी बी हो गया, मतलब ये दोनों एंगल एकदम सेम आ गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एफ बी इक्वल्स टू एफ सी है, एफ सी इक्वल्स टू एफ बी है, फेसबुक वाला एफ बी नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। अब फिर अज़म कर लेना है कि B इज वेरी क्लोज टू P एज एफ बी कॉन्ग्रुएंट टू पी एफ। तो अब लिख देना है पी एफ इक्वल्स टू एफ सी, और लिख देना है पी सी इक्वल्स टू हाफ पी सी इक्वल्स टू पी एफ, एफ सी की जगह। और फिर ये निकल आएगा कि पी सी इक्वल्स टू 2, एक मिनट, ये हो गया पी एफ, पी सी इक्वल्स टू 2 पी एफ, 2 पी एफ। इससे प्रूफ हो जाएगा आर इक्वल्स टू 2, क्योंकि फोकल लेंथ को दिखाना है कि वो रेडियस का ट्वाइस है, और वही प्रूफ हो गया। अगर कनकेव मिरर बढ़िया समझ में आ गया तो कन्वेक्स भी उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर कन्वेक्स भी है। कनकेव समझ में हो गए तो वही ट्रिक लगा है, ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है। तो आर इक्वल्स टू 2f का प्रूफ खत्म हो गया। लेक्चर नंबर 4 जो कल आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा, उसमें मैं एक और प्रूफ कराऊंगा जिसका नाम होने वाला है डेल्टा, ये डाल लो, I1 प्लस I2 माइनस ए। ये आने वाला है कल के लेक्चर में। तो पहले उस प्रूफ को जानने से पहले ये जान लो कि जैसे कोई मान लो एक डेंसर मीडियम है, मीडियम मतलब वो होता है जहां पे लाइट ट्रैवल करते हैं, जैसे हवा एक मीडियम, माध्यम, मीडियम मतलब माध्यम, समझ गए। जो मीडियम है उसको बोलते हैं लोग माध्यम, आप समझ सकते हो। तो जैसे मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, इसका मान ये ग्लास है, तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक मैंने रे फॉल करा है इसके ऊपर, तो ग्लास में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस ग्लास में मान लो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन मतलब रे लाइट अंदर जाना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन मतलब सरफेस से लग के इधर चिपक जाना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन होता है एकदम अंदर चले आना। तो जैसे ही ये सरफेस से टकराया एक नॉर्मल ड्रॉ होगा,
क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल। तो फिर जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम अगर लाइट ट्रैवल करेगा तो ये झुकेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। लाइट रे कैसा झुकेगा, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ। और फिर मान लो ये गया गया गया, फिर यहाँ से ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, और फिर अगर डेंसर से रेयरर आएगा तो फिर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और फिर ये अवे द नॉर्मल भागेगा। कैसा भागेगा, अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि रेयरर डेंसर में कैसा होता है, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे द नॉर्मल। अच्छा, इस क्लास के ऊपर एक सम्स भी है, वो मैं अगले क्लास में बतलाऊंगा। बस ये जान लो कि रेयरर डेंसर मीडियम से में लाइट कैसे ट्रैवल करता है, जिसके ऊपर कल का प्रूफ आने वाला है। तो आज का मैं वीडियो लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चलो, तो लेक्चर नंबर 3 अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलो मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।